हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। और अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं एंड आपका सब्जेक्ट है लिटरेचर और आप ये चाहते हैं कि आपको उसमें नॉलेज हो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप अच्छी चल रही होगी और आप भी बहुत अच्छे होंगे सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि हम लोग लिटरेरी टर्म्स को पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो लिटरेरी टर्म्स को मैंने अभी कहा था कि अभी हमें जेड तक जाना है। ओके, ए से स्टार्ट किया था, एक्ट एंड सीन से स्टार्ट किया था और अभी हमें जेड तक जाना है। ओके, सारे लिटरेरी टर्म्स हमें करने हैं। एंड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, यूजीसी नेट या फिर पीजीटी, ओके, तो ये लिटरेरी टर्म्स सारे ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में लिटरेरी टर्म्स किसी ना किसी तरह से, या तो किसी का ईयर या तो किसी का मीनिंग, इस तरह से कुछ ना कुछ अबाउट लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स पूछा ही जाता है। ओके, तो उससे पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर आपने लास्ट वीडियोस को वॉच नहीं किया हो तो उसको ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि सीरीज़ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, सीरीज़ से पढ़िए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ। बीच में से पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता है। ओके, तो सीरीज़ से पढ़िए एंड तभी आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। ओके, और इसके पहले मैंने क्रिटिकल कमेंट्स जॉन मिल्टन के बारे में एंड विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं करवा चुकी हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर करिएगा, ज़रूर उसको देखिएगा, वीडियो को, बहुत ही यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो आपका फर्स्ट लिटरेरी टर्म है वो है कियास्मस। ओके, कियास्मस लिटरेरी टर्म क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कियास्मस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, एक सेकेंड, यस, कियास्मस जो होता है ना आपका, एक रेटोरिकल डिवाइस होता है इन विच 2 और मोर क्लॉजेस आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर। अब इसमें क्या होता है ना, कियास्मस में सबसे पहली चीज़ तो ये एक रेटोरिकल डिवाइस होता है। रेटोरिकल डिवाइस का मीन्स होता है कि अलंकारिक भाषा का यूज़, एक अलंकार हम कह सकते हैं इसको, होता है ये सिर्फ एक लिटरेरी टर्म। देखिए, कुछ लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप में फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब कि अलंकार है, एक रेटोरिकल डिवाइस हम उसे कह सकते हैं। और कुछ जो हैं वो सिर्फ टर्म्स ही हैं। ठीक है, तो सारे हम नहीं कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन हाँ, उसमें से कुछ फिगर ऑफ स्पीच है, रेटोरिकल डिवाइस है, और कुछ आपके लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कियास्मस जो आपका होता है वो एक रेटोरिकल डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा क्लॉजेस बैलेंस्ड होती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। ओके, हम कह सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लॉज का मीन्स होता है जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि फ्रेज़ की अगर हम बात करें तो फ्रेज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई दे। फ्रेज़ होती कैसे भी हो सकती है, उसमें प्रेपोजिशन भी बीच में हो सकती है, आर्टिकल भी हो सकता है, लेकिन आपको क्लॉज इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, तो क्लॉज आपको क्या होता है कि क्लॉज में आपको सेंटेंस एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, दैट इज़ अ क्लॉज। तो कियास्मस वही होता है जहाँ पे 2 से या फिर उससे भी ज़्यादा क्लॉजेस बैलेंस होती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं, बाय द रिवर्सल ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिवर्सल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, वी लिव टू डाई बट डाई टू लिव। देखो हो रहा है ना, रिवर्सल हो रहा है ना, वी लिव टू डाई कह रहा है, पहले कह रहा है बट डाई टू लिव, रिवर्सल हो रहा है ना, अगेंस्ट ईच अदर आपको दिखाई दे रहा है ना। ओके, हम मरने के लिए जीते हैं क्योंकि एक दिन हम सभी को मरना है, तो हम मरने के लिए जी भी रहे हैं और जीने के लिए भी मरते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, नेवर लेट अ फूल किस यू और अ किस फूल यू। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है। ओके, यस, तो आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के बारे में, जो है आपका सरकमलोकेशन। ठीक है, सरकमलोकेशन क्या होता है फ्रेंड्स,
ठीक है। सर्कमलोकेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक सेकेंड। सर्कमलोकेशन होता है घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है जब भी आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो घुमा फिरा के उसका आंसर देंगे, वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, हमेशा घुमा फिरा के, यानी कि हम कह सकते हैं कि बीट अबाउट द बुश करने की उनकी हैबिट होती है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट और क्लियर आंसर, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, या फिर उनकी बातें आप सुनेंगे तो उनकी बातों से ऐसा लगेगा कि एग्जैक्ट बात नहीं कर, घुमा फिरा के यहाँ उधर उधर की जो लोग बातें करते हैं यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, तो वो क्या करते हैं, बीट अबाउट द बुश करते हैं। इसी को हम सर्कमलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रेटोरिकल डिवाइस होती है दैट कैन बी डिफाइंड एज एन एम्बिगुअस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। अब एक बात बताइए, मैंने कल आपको एम्बिगिटी पढ़ाया था, कल या परसों की वीडियो में अगर आपने वॉच किया होगा तो मैंने आपको एम्बिगिटी बताया था। एम्बिगिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे द्विअर्थक हम उसे कहते हैं, जो जिसकी मीनिंग, जिसका फ्रेज या सेंटेंस का जो मीनिंग है वो द्विअर्थक निकल रहा है, मतलब कि इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये भी कह रहे हैं कि एम्बिगुअस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग का मीन्स है कि अगर कोई भी इंसान बीट अबाउट द बुश कर रहा है, वो एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं दे रहा है, तो दो आंसर आप खुद निकाल लोगे, आप उसकी बातों के दो मतलब खुद निकाल लोगे ना। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर दे रहा है तो एम्बिगुअस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स नहीं है वो, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट डायरेक्ट आंसर दे रहा है उस बात का जो आपने क्वेश्चन किया है। या फिर अगर वो आपसे कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा है तो भी वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, वो बीट अबाउट द बुश नहीं कर रहा है, घुमा फिरा करके वो बातें नहीं कर रहा है। लेकिन सर्कमलोकेशन में क्या होता है कि घुमा फिरा के इंसान बात करता है ना, राउंड अबाउट, टॉकिंग अराउंड अ टॉपिक, ऐसे वो बात करता है। तो एम्बिगुअस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स होता है, आइडियाज़ होता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सर्कमलोकेशन। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को और देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को फिर से सुनेंगे और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिलहाल तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यस, उसके बाद नेक्स्ट है क्लिशे। इसे क्या बोलते हैं, क्लिशे बोलते हैं, ठीक है। क्लिशे, तो क्लिशे रेफर्स टू एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन overused to the extent that it loses its original meaning, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको सर्कमलोकेशन से बिल्कुल भी कंपेयर मत करिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें भी कह रहे हैं कि ओरिजिनल मीनिंग नहीं होता है। ओरिजिनल मीनिंग यहाँ पर इसलिए नहीं होता है, यहाँ पर इसलिए नहीं होता है क्लिशे में, क्योंकि क्लिशे क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, कोई फ्रेज है, कोई प्रोवर्ब है, वो इंग्लिश में इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है, अभी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की बात करें या कोई भी चीज़ है किसी भी सब्जेक्ट में, वो इतनी ज़्यादा वो यूज़ हो चुका है, ओवर यूज्ड हो चुका है उसका, ठीक है, इतना एक्सटेंट वे में उसका यूज़ हो चुका है, इतना एक्सेसिव वे में उसका यूज़ हो चुका है कि उसने अपना ओरिजिनल मीनिंग खो दिया। मीन्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई उस चीज़ की, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं रह गई। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि हम लोग स्टार्टिंग से ये सुनते आ रहे हैं ना कि जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, रात में आप जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। इससे क्या होती है, प्रोग्रेस होती है इंसान के लाइफ में, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक क्लिशे बन चुका है, क्लिशे बन चुका है भाई। पेपर देने वाला भी सुबह जल्दी उठ के जाता है, ठीक है, और सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या बहुत उसका लाइफ बहुत सक्सेसफुल होता है, नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो सबके लिए एक ही चीज़, सबके लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम एक ही चीज़ को लेकर हम सबकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग है, ठीक है ना। अब किसी का तो वर्क ऐसा है कि वो नाइट शिफ्ट करता है, ठीक है, तो वो दिन में सोता है, ओके। या फिर किसी का वर्क ऐसा है उसे रात में ही बहुत लेट हो जाता है, वो काम करना उसके लिए बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो क्या वो इंसान सक्सेसफुल नहीं है? मीनिंग मतलब ये है कि आप अपने गोल के प्रति आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से मेहनत करनी है और कहाँ पर मुझे रेस्ट भी लेना है, कितनी मेहनत करनी है, कितना हार्ड वर्क करना है और कितना स्मार्ट वर्क करना है, ये ज़रूरी होता है। ना कि ये ज़रूरी होता है कि सुबह कौन कितनी जल्दी उठ रहा है। हाँ, वो अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी उठिए, आप अपने लिए टाइम निकालिए, एक्सरसाइज करिए, 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान नहीं उठ पा रहा है वो सक्सेसफुल नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि हमसे ये कहा जाता था कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता है वो सक्सेसफुल बनता है, देखो उसके कदमों में बिल्कुल सक्सेस होती है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है जो इंसान 5 बजे उठ रहा हो वो सुबह का टाइम तो अपना अच्छा दे रहा हो, लेकिन बाकी टाइम वो कुछ ना करता हो, बाकी टाइम वो पूरे दिन लेटा बैठा रहता हो, रेस्ट करता रहता हो ऑलवेज। तो ये एक ट्राइट है, इसको हम ट्राइट भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइट भी कहते हैं। जैसे कि क्लिशे एक ट्राइट बन चुका है। ट्राइट भी एक वर्ड होता है जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही कह सकते हैं कि एक ही बात जो बहुत बार कही हुई है, बहुत बार हम उसे सुन चुके हैं, इतना सुन चुके हैं कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि यही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आज के टाइम पे इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग कैसे भी अपना वर्क कर रहे हैं, नाइट में कर रहे हैं, डे में कर रहे हैं, कोई किसी के पास टाइम नहीं है सुबह एक्सरसाइज करने का, वो बाद में करे। बात ये है कि आप कितना तल्लीनता से अपने काम में, कितनी लगन से आप उस काम को कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है ना। इसकी इम्पोर्टेंस होती है, ना कि इसकी कि बस आप सुबह जल्दी उठ के बैठ गए, पूरे दिन भले ही आपने कुछ ना किया हो। तो इसे हम कहते हैं क्लिशे, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है कि अब उसकी कोई वैल्यू इतनी नहीं रह गई है फ्रेंड्स, दैट इज़ क्लिशे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोजर ड्रामा। क्लोजर ड्रामा के बारे में आई थिंक मैंने बताया था कि ड्रामा टू बी रीड एक ऐसा ड्रामा ही है जो स्टेज पे परफॉर्म होता है ना, ड्रामा, लेकिन ड्रामा टू बी रीड है ये। एज अ नॉवल यू कैन स्टडी इन योर रूम। ओके, आप अपने रूम में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ड्रामा टू बी रीड, इसको एक्ट नहीं किया जाता है ऑन द स्टेज। ठीक है, इसको कोई भी नीड नहीं होती है स्टेज पे एक्ट करने की। ड्रामा टू बी रीड, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। एक आता है कॉलरिज स्कूल, एक टर्म करके आता है, इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, बस ये आपको यहाँ पे क्रिटिक्स की जगह नॉवलिस्ट दे देगा, 20th की जगह 18th और 19th दे देगा, यहीं पे आपको फंसा देगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अ ग्रुप ऑफ 20th सेंचुरी क्रिटिक्स, कॉलरिज स्कूल होता है अ ग्रुप ऑफ 20th सेंचुरी क्रिटिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा आज नहीं है, थोड़े से ही लिटरेरी टर्म्स हैं, जल्दी से कवर अप करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। हाँ, कॉलरिज स्कूल। ठीक है, कर्टेन रेजर क्या होता है? कर्टेन रेजर में भी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अ शॉर्ट प्ले बिफोर मेन प्ले, मेन प्ले से पहले जो एक शॉर्ट प्ले होता है दैट इज़ कॉल्ड कर्टेन रेजर। ठीक है, नेक्स्ट है डायडाइज्म। डायडाइज्म का मीन्स आपको ध्यान रखना है कि एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है इन आर्ट एंड लिटरेचर अबाउट 1950। मोस्ट ऑफ इसका ईयर पूछते हैं कि डायडाइज्म कब आया था आर्ट और लिटरेचर में, तो ये आपका 1915 से लेकर के 20 के बीच में आया था। 1915 से लेकर के 20 के बीच में आया था। ठीक है, डिकेडेंस की बात कर लेते हैं। डिकेडेंस मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था एस्थेटिसिज्म और डिकेडेंस के बारे में। ठीक है, तो डिकेडेंस फिर से बता देती हूँ कि 19th सेंचुरी मूवमेंट है फ्रांस में। ठीक है, इट हेल्ड द व्यू दैट आर्ट इज़ टोटली अपोज टू नेचर। इसमें ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट इज़ टोटली अपोज टू नेचर। ओके, आर्ट इज़ टोटली अपोज टू नेचर, ये वाला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके हम कहते हैं डिकेडेंस। 19th सेंचुरी मूवमेंट है ये फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट है डीकंस्ट्रक्शन, एसोसिएट विद द फ्रेंच राइटर जेक्स डेरिडा। डीकंस्ट्रक्शन जो है ना वो एसोसिएट करता है फ्रेंच राइटर जेक्स डेरिडा के साथ में। और जेक्स डेरिडा कैसे राइटर थे? तो ये भी एक फ्रेंच राइटर थे। इट डेजिग्नेट्स अ थ्योरी। ठीक है, इट डेजिग्नेट्स अ थ्योरी ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है, ये एक ऐसी थ्योरी को बताता है रीडिंग टेक्स्ट दैट रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिनेट मीनिंग। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो इसमें ये होता है कि ये रिजेक्ट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिनेट मीनिंग, इवन डेफिनेट मीनिंग की पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट करता है। इट ट्रेसेस द मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स, और इसके बहुत सारे पॉसिबल मीनिंग्स आपको दिखेंगे लेकिन एक एग्जैक्ट मीनिंग आपको इसका नहीं दिखाई देगा।
ठीक है, एक एग्जैक्ट मीनिंग आपको इसका नहीं दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एसोसिएट विद द फ्रेंच राइटर जैक्स डेरिडा, इट डेजिग्नेट्स अ थ्योरी ऑफ रीडिंग टेक्स्ट दैट रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिनेट मीनिंग, इट ट्रेसेस द मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल मीनिंग। ओके, तो मीन्स कि पॉसिबल मीनिंग्स बहुत सारे निकलेंगे, पॉसिबल मीनिंग बहुत सारे निकलेंगे, मल्टीपल पॉसिबल मीनिंग्स इसके निकलेंगे डीकंस्ट्रक्शन में, बट पॉसिबिलिटी कम होती है डेफिनेट मीनिंग की, तो ये होता है डीकंस्ट्रक्शन। ओके, तो इतने ही आज के हमारे लिटरेरी टर्म्स हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।